तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी प्रश्नावली 2 जो है अभ्यास 8 का पूरा खत्म हो जाए। तो आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उसके नेक्स्ट टॉपिक से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना देर के अभ्यास प्रश्न शुरू। तो आपके अभ्यास प्रश्नावली का 4 सवाल हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। 5वां सवाल जो आपका है वह इस प्रकार से है कि वित्तीय वर्ष 2012 से 13 में राकेश की कुल वार्षिक आय यानी कि सबसे पहले हम ये हमारा सवाल नंबर कितना है 5 है। तो सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि जो राकेश की कुल वार्षिक आय यानी कि हमें दिया क्या है सकल आय। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं सकल आय। तो सकल आय का मतलब होता है कुल वार्षिक आय। तो सकल आय इसमें कितना दिया है, सकल आय दिया है 5,25,000 रुपए। कितना दिया है 5,25,000 रुपए इसकी सकल आय है। दूसरे स्टेप में हम क्या ज्ञात करते हैं धारा 80C के अंतर्गत छूट। तो धारा 80C के अंतर्गत जो छूट होता है, दान को छोड़कर सभी प्रकार का धन जो इकट्ठा किया होता है सब होता है। तो इसमें देखिए सामान्य भविष्य निधि में वह 8,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में वह 8,000 रुपए प्रति माह जमा कर रहा है। ध्यान दीजिए कि हम कभी भी इसमें निकालते हैं, हर चीज हमारा वार्षिक होता है। तो 8,000 रुपए महीने जमा करता है, तो 12 महीने में यानी 1 साल में कितना जमा करेगा 12/96,000 रुपए जमा कर देगा। तो 96,000 रुपए वह सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है और 2 लाख रुपए और 8,000 रुपए इसमें देखिए 8,000 रुपए वार्षिक जमा करता है LIC में। साथ में जीवन बीमा प्रीमियम में कितना जमा करता है 8,000 रुपए वार्षिक जमा करता है। तो देखिए इसका जो अगला स्टेप होता है वह क्या होता है कुल बचत। तो कुल बचत कहां से निकलता है, कुल बचत हम स्टेप 2 में जितने भी होते हैं उसको जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है कुल बचत। तो देखिए ये 96,000 और यह कितना है 8,000। तो आपका ये हो जाएगा 000 और 8 6 कितना हो जाएगा 14 कि 4 हासिल कितना 1 और 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10 यानी 1,04,000 रुपए हो जाएगा। यह आपका स्टेप नंबर 3। अब हमारा होता है कटौती या छूट। अगला स्टेप जो होता है हमारा वह होता है कटौती या छूट। तो देखिए कटौती या छूट हम उसमें दिया जो रहता है उसमें रखते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया है कि सभी कर 1 लाख से जो नीचे है अधिकतम 1 लाख तक होना चाहिए, उस पर ही केवल 100% का छूट है। यानी 1,04,000 में से हमारा केवल 1 लाख ही छूट है। तो कटौती कितना हो जाएगा केवल 1 लाख रुपए ही कटौती होगी। हमने ये बेसिक वाले वीडियो में इसका चर्चा अच्छे से कर चुका है। अगर आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी है, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो देख लें ताकि ये टॉपिक आपके लिए बेहद आसान हो जाए। तो हमारी कटौती कितनी आई 1 लाख रुपए आई। देख लेते हैं कोई दान दिया है क्या इसने। तो दान तो इसने कोई भी दान नहीं दिया है। तो ये धारा 80G के अंतर्गत दिया गया दान नहीं आएगा। तब हमारा आएगा सीधा कौन सा कर योग्य आय। कौन सी आएगी कर योग्य आय। तो कर योग्य आय में हम क्या करते हैं सकल आय में से कटौती और दान को घटा देते हैं। तो हमारा ये कितना है सकल आय कितना है 5,25,000 रुपए सकल आय है। अब माइनस हम किसको करते हैं कटौती और दान को। तो दान इसमें है ही नहीं तो किसको करेंगे केवल कटौती को करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए और 5,25,000 में से 5,25,000 में से 1 लाख निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 4,25,000 रुपए। 4,25,000 रुपए ये हो जाएगा आपका। 1 लाख निकालेंगे। तो अब हम क्या ज्ञात करते हैं आयकर। अगला स्टेप जो हमारा होता है वह होता है आयकर। तो आयकर की गणना हम दिए गए टेबल के हिसाब से करते हैं। तो टेबल इसमें दिया नहीं है लेकिन इसमें बोल रहा है कि 2 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए तक तो कोई कर नहीं है और 2 लाख से अधिक जो है उस पर 10% का कर है। तो ये देखिए 4 लाख टोटल कितना है 4,25,000 है जिसमें से 2 लाख रुपए तो कर से मुक्त है। तो बच कितना रहा है 2,25,000 रुपए। तो 2,25,000 रुपए पर
2,25,000 रुपए पर कितना परसेंट है? 2 लाख से अगर अधिक है तो उस पर 10% का ब्याज है। तो 10% का मतलब गुणा 10 का मतलब 10 और प्रतिशत का मतलब बटा 100। तो एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो। देखिए 2 लाख तक कर का मुक्त है। 2 लाख से अधिक जो राशि होगी इसमें से जितना हमारा आया 4,25,000 में से 2 लाख तो कर से मुक्त है। इसके अलावा जो राशि होगी उस पर कितना परसेंट ब्याज है? तो 10%। तो 2 लाख के अलावा इसमें कितना है? 2,25,000 है। तो 2,25,000 पे कितने परसेंट? 10%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आयकर कितना आ गया हमारा? 2 जीरो बचा ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 22,500 रुपए ये आपका क्या आ गया? आयकर। अब देखिए क्या इसमें शिक्षा कर भी बोला है क्या? तो शिक्षा कर हाँ बोला है। शिक्षा उपकर कितना बोला है? शिक्षा उपकर कितना है? 3%। तो अगला स्टेप हमारा शिक्षा उपकर होता है। शिक्षा उपकर, तो शिक्षा उपकर प्रश्न में आपके दे रखा है कितना? आयकर का 3%। आयकर का 3%। आयकर का 3% क्या है? शिक्षा उपकर है। तो अब देखिए शिक्षा उपकर हमारा कितना आएगा? आयकर का, तो आयकर कितना है आपका? 22,500 है। तो ये आपका हो गया 22,500। का मतलब होता है गुणा, तो का की जगह पे गुणा रख लिए। 3 यहां है तो 3 रख लिए। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो ये आपका हो गया बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका बर्बाद हो जाएगा। 3 से हम इसमें गुणा कर लेते हैं तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा आपका? 15। और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। और हासिल एक था 7, 3 दूना 6, हासिल था नहीं 675 रुपए। 675 रुपए इसका क्या हो गया? शिक्षा उपकर। आयकर इसका इतना है, कर योग्य आयकर इसका इतना है और शिक्षा उपकर इतना है। तो शेष देय आयकर कितना होगा? शेष देय या कुल देय आयकर इसको हम कहते हैं। कुल देय आयकर यानी कुल जमा करने वाला आयकर कितना होगा? आयकर आपका है 22,500। तो ये आपका हो जाएगा 22,500 और प्लस का 675 रुपए और उसको देना पड़ रहा है किस रूप में? शिक्षा उपकर के रूप में। तो टोटल इसको देय आयकर कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा 5, 7, 6, 5 कितना हो गया? 11 और हासिल 1, 2, 1, 3 और ये हो गया 2, यानी 23,175 रुपए उसे क्या जमा करना होगा? कुल देय आयकर उसको जमा करना होगा। और शिक्षा कर भी पूछा है तो शिक्षा कर कितना हो जाएगा? 675 रुपए। तो इस प्रकार से हमारा 5वां सवाल कंप्लीट होता है। तो आइए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगले क्रम में जो सवाल नंबर 6 है आपका, वह है सवाल नंबर 6 जो है वह कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि 2015 वित्तीय वर्ष 2015-14 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय मकान भत्ता के छोड़कर के 6 लाख रुपए है। वह अपने भविष्य निधि खाते में 48,000 रुपए और वार्षिक 48,000 रुपए वार्षिक LIC में वह 25,000 रुपए वार्षिक जमा करती हैं। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में, इसमें देखिए एक स्टेप अलग किया है कि वर्ष के प्रथम 11 माह में अगर 1,500 रुपए प्रति माह आयकर देती हैं तो सभी बचत की छूट की अधिकतम सीमा अगर 1 लाख रुपए दे आयकर की 1 लाख रुपए से कम की हो तो दे आयकर की आपको गणना करनी है। एक टेबल दिया है और शिक्षा उपकर इसमें दिया है 3%। तो आइए सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते हैं? सकल आय की गणना करते हैं। तो सकल आय इनका निकाल लेंगे। सकल आय का मतलब होता है वार्षिक आय, और जिनका वार्षिक आय दिया है 6 लाख रुपए, तो ये आपका इनका वार्षिक आय हो जाएगा जो कि कितना है? 6 लाख रुपए है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या ज्ञात करते हैं? धारा 80C के अंतर्गत, धारा सी के अंतर्गत छूट। तो इसमें देखिए दान को छोड़कर के सभी राशियां आ जाती हैं। तो इसमें देखिए क्या कहां ये जमा कर रही है, कहां धन इकट्ठा कर रही है? भविष्य निधि में। भविष्य निधि में कितना जमा कर रही हैं? भविष्य निधि में इन्होंने 48,000 रुपए कितना जमा कर रही हैं? 48,000 रुपए वार्षिक जमा कर रही हैं। ठीक। और LIC में, जीवन बीमा प्रीमियम में, ये जीवन बीमा प्रीमियम में इन्होंने कितना जमा कर रहा है? 25,000 रुपए। कितना जमा कर रही हैं? 25,000 रुपए। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वह होता है कुल बचत। क्या होता है? कुल बचत। तो अब हम स्टेप 2 को जोड़ देते हैं। स्टेप 2 में जितने भी इसमें इकट्ठा किया गया धन है सभी को जोड़ देते हैं तो वह कुल बचत होता है। तो 48 और 25 को जोड़ना है, 0 0 0 और 8 5 कितना होगा? 13 की 3 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 73,000 रुपए कुल बचत कर रही हैं। अब हमारा अगला स्टेप जो आता है वह होता है कटौती, मानक कटौती, या इसी को हम कहते हैं क्या? छूट। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जो छूट की अधिकतम सीमा कितनी है? 1 लाख रुपए। अब यह देखिए जो ये अमाउंट है, ये जो अमाउंट है वह 1 लाख से क्या है? कम है।
73,000 है, तो यहां पे कुल छूट कितना हो जाएगा 73,000 रुपए। अगर 1 लाख से ज्यादा रहता तो हम कितना लिखते 1 लाख लिखते। तो कटौती या छूट कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए हमारा अगला स्टेप होता है धारा 80G के अंतर्गत दिया गया दान। तो इन्होंने कहीं पे कोई भी दान नहीं दिया है, तो हमारा दान वाला स्टेप छूट जाएगा। अब हमारा कौन सा स्टेप आएगा, कर योग्य आय। तो अब आएगा हमारा कर योग्य आय नेक्स्ट स्टेप में। तो कर योग्य आय हम कैसे ज्ञात करते हैं, सकल आय में से कटौती और दान को घटाते हैं। तो सकल आय कितना है 6 लाख रुपए है, तो ये आपका हो गया 6 लाख रुपए में से कटौती कितना है 73,000 रुपए। अब दान तो कहीं दिया नहीं है, तो दान तो हमारे पास है नहीं, तो हम दान को घटाएंगे नहीं, केवल कटौती को घटा लेंगे। तो 6 लाख में से 73,000 रुपए अगर घटाएंगे तो 1 0 2 0 3 0 और 10 में से 3 निकला, कितना बचेगा आपका 10 में से 3 निकला 7 और यहां 9 बचा, 9 में से ये निकला 2 और ये कितना हो गया आपका 5। तो 5,27,000 रुपए ये क्या आ गया कर योग्य आय। अब इतने ही रुपए पर कर लगना है। अब हम किसकी गणना करते हैं आगे, आयकर की। आयकर की गणना हम दिए गए टेबल के हिसाब से करते हैं। तो टेबल क्या कह रहा है कि 2.5 लाख तक कितना ब्याज है 0 रुपए। इसको हम थोड़ा सा अगर यहां पे देख लें तो ये कितना है आपका 5,27,000 रुपए है, जिसमें से 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 पर तो कोई भी ब्याज नहीं है। अब देखिए ये 5 लाख से ब्याज क्या है ज्यादा है, तो इसलिए हमें 3 स्टेप में जाएगा। तो इस पर तो ब्याज कितना है 0 और 2.5 लाख से 5 लाख तक यानी कितने पे फिर 2.5 लाख पर, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितनी राशि होगी 2.5 लाख। इस पर कितना है 10 लाख रुपए है, 10% क्या, तो 10% का ब्याज है। और आगे कह रहा है कि 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख तक कितना 20% ब्याज है। तो 5 लाख तक तो हमारा हो गया 25,000 पे 25 मतलब 2,50,000 पे कोई ब्याज नहीं, 2,50,000 पे 10%, तो 5 लाख तो हमारा पूरा हो गया। अब बच कितना रहा है 27,000, तो 27,000 पर इनको कितना देना पड़ेगा 20% का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये हमारा थोड़ा सा रफ कार्य था, समझा रहे हैं। अब देखिए आयकर की गणना करें कैसे करते हैं। इस पर 0% ब्याज है तो इसको तो लेंगे नहीं। 2,50,000 का 2,50,000 का कितना परसेंट है 10%, तो का यानी 10 बटे कितना 100 और प्लस 27,000 जो बच जा रहा है आपका 27,000 पर कितने का ब्याज है 20% का, तो बटे 20 बटा कितना हो जाएगा ये 100। 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा और यहां से 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा। तो यहां आपका कितना बचा, यहां बचा आपका 25,000 रुपए और प्लस, और यहां कितना बचा आपका 0 में 0 2 में 2 जीरो में 0 2 जीरो में 0 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 1 5 5400 रुपए ये हुआ। इनको जोड़ देंगे तो आपका 0 0 और ये हो जाएगा 4 5 5 10 की 0 हासिल 1 और 2 1 3 30,400 रुपए का इन्हें क्या करना पड़ेगा आयकर भरना। अब इसके बाद का जो हमारा स्टेप है उसमें हम देखते हैं शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर, तो शिक्षा उपकर प्रश्न में दिया है 3% किसका आयकर का, तो आयकर का 3%। तो आयकर कितना है 30,400 रुपए है और का मतलब गुणा 3 और प्रतिशत का मतलब कितना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसमें गुणा किया जाएगा तो 3 चौका 12 की 2 हासिल 1 और ये 3 जीरो 0 और 3 त्रिका 9 912 रुपए। 912 रुपए उसको क्या देना पड़ रहा है शिक्षा उपकर देना पड़ रहा है और उसको कुल ये कितना देना पड़ेगा, तो कुल आयकर देखिए 30,000 रुपए तो आयकर के रूप में दे रहा है और 912 रुपए कितने किसमें दे रहा है शिक्षा उपकर के रूप में। तो कुल देय आयकर या शेष देय आयकर, कुल देय आयकर नेक्स्ट स्टेप हमारा कुल देय आयकर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आयकर प्लस शिक्षा उपकर। तो आयकर का कितना है आपका है 30,400 प्लस शिक्षा उपकर कितना है 912। तो इसको आप जब जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 और 9 4 कितना होगा 13 हासिल 1 तो 0 है 0 और ये 3 तो 31,312 रुपए इसको कुल देय आयकर जमा करना होगा। इस प्रकार से हम इस छठवें सवाल को कर सकते हैं। आपका कुल देय आयकर कितना है 31,312 और शिक्षा ऊपर कितना है 912। तो इस प्रकार से हमारा छठवां सवाल कंप्लीट हो। तो आपके अंतिम इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल यानी कि 7वां सवाल है वह क्या है। 7वां सवाल आपका इस प्रकार से है कि एक अधिकारी का वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़ करके कितना है 7,20,000 है। उसने सामान्य भविष्य निधि में
प्रति माह 4,000 रुपए और LIC में प्रति माह 3,000 रुपए जमा किए और 3 लाख रुपए का 30,000 रुपए का बचत पत्र खरीदा और एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपए दान दिए, जिस पर 50% टैक्स मुक्त है। सभी बचत पत्रों की अधिकतम सीमा 1 लाख हो तो अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना करनी है। एक टेबल दिया है और शिक्षा उपकर कितना दिया है, 3% दिया है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है वह क्या होता है, सकल आय। तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे सकल आय। तो सकल आय में हम क्या लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति की वार्षिक आय को हम क्या कहते हैं, सकल आय। तो सकल आय कितना इसमें दिया है, 7,20,000 रुपए। तो 7,20,000 रुपए इसकी वार्षिक आय। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, धारा 80C के अंतर्गत छूट, धारा सी के अंतर्गत छूट की गणना करते हैं। तो धारा सी के दान को छोड़कर सभी बचत जो आते हैं किसमें आते हैं, धारा 80C के अंतर्गत छूट में आते हैं। तो देखिए यह सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा कर रहा है, सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में यह जमा कर रहा है आपका पर माह 4,000 रुपए। तो हम सब चीज इसमें किसमें लेते हैं, वार्षिक में लेते हैं। तो 4,000 रुपए अगर मंथली जमा कर रहा है तो एक साल में कितने जमा करेगा, एक साल में 12 महीने, तो 12 गुणे 4, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, ये 48,000 रुपए साल भर में किसमें जमा कर रहा है, सामान्य भविष्य निधि में। अब LIC का देखते हैं, जीवन बीमा प्रीमियम। तो जीवन बीमा प्रीमियम में कितना जमा करता है, जीवन बीमा प्रीमियम में 3,000 रुपए प्रति माह, यानी 3,000 रुपए प्रति माह हम वार्षिक इसका भी निकाल लेंगे। तो इंटू कर देंगे 12 कितना हो जाएगा, 36,000। और कह रहा है कि राष्ट्रीय बचत पत्र कितने का खरीद रहा है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है आपका 30,000 का। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है आपका 30,000 रुपए का। अब इसके नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वह क्या होता है, कुल बचत। क्या होता है, कुल बचत। तो कुल बचत में हम स्टेप 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, कुल बचत निकल के आता है। तो 48,000, 36,000 और 30,000 को जोड़ देंगे तो 1, 2 और 3, 8, 6, 14 की 4 हासिल 1 और 4 और 1 हासिल 5, 5 और 3 8, 8 3 11, यानी 1,14,000 रुपए कुल बचत करता है। 1,14,000 रुपए का क्या करता है, कुल बचत करता है। अब हमारा अगला आता है कटौती, मानक कटौती, या तो इसको कहते हैं हम छूट। तो देखिए इसमें क्या है कि अधिकतम सीमा कितना दिया है, 1 लाख रुपए तक ही कर से मुक्त है, लेकिन यह कितना है, 1,14,000 रुपए। तो इसको हम 1,14,000 न लेकर के कितना लेंगे, केवल 1 लाख रुपए तक ही लेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए तक का ही छूट है इसमें। तो 1 लाख रुपए आपकी इसकी मानक कटौती हो जाएगी। इसका अगला स्टेप जो होता है वह होता है कि धारा 80G के अंतर्गत दिया गया दान। धारा 80G के अंतर्गत दिया गया दान कितना है, देखिए कह रहा है कि अनाथ आश्रम में कितना देता है, 20,000 रुपए। अनाथ आश्रम में देता है कितना, 20,000 रुपए, जो कि कितना है, 20,000 रुपए जिसपे कितना है, 50% जो है इस पे कर से मुक्त है। तो 50% इसका निकाल लेंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 100% का मतलब बटे 100। तो 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा, 5 गुना के कितना हो जाएगा, 10 और 3 जीरो इसके आगे। तो 10,000 रुपए क्या आ गया आपका, धारा 80G के अंतर्गत दिया गया दान। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वह होता है कर योग्य आय। तो कर योग्य आय में हम क्या करते हैं, सकल आय में से कटौती और दान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सकल आय इसकी है 7,20,000 रुपए। इसमें से हम किसको घटाएंगे, कटौती को। तो कटौती कितना है, 1 लाख रुपए है, और दान कितना है, 10,000 रुपए है, प्लस 10,000 रुपए। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये आपका हो जाएगा 7,20,000 रुपए। 7,20,000 रुपए माइनस ये देखिए 1 लाख और 10,000, तो ये हो जाएगा 1,10,000 रुपए। तो 1,10,000 हो जाएगा। 7,20,000 में से 1,10,000 को घटाएंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 7,20,000 में से 1,10,000 को घटाएंगे तो आपका आएगा 6,10,000। तो 6,10,000 रुपए इसका क्या है, कर योग्य आय, यानी 6,10,000 पर ही इसको क्या करना है, कर देना है। अब देखिए इसका अगला स्टेप जो होता है वह क्या होता है, आयकर।
आयकर। तो आयकर अब हम टेबल के हिसाब से निकालेंगे। इसमें देखिए कह रहा है 2 लाख रुपए तक का, जो 6 लाख है यहाँ पे कितना है, कुल 6,10,000 है ना। तो 6,10,000 का हमें इसमें से 2 लाख रुपए तक का तो कितना ब्याज देना है, 0 देना है। और 2 लाख 1 से लेकर के 5 लाख तक, 2 लाख 1 से लेकर 5 लाख कितना हो जाएगा, 3 लाख तक। तो 3 लाख पर कितना लगना है, 10%। अब बच कितना रहा है, 3 2 5 हो गया, 1,10,000 बच रहा है। तो 1,10,000 पर कितना देना पड़ेगा, जो 5 लाख 1 से लेकर के 10,000 पर कितना ब्याज है, 20% का ब्याज है। तो यहां से देखिए इस पर निकालेंगे। देखिए 2 लाख पे तो 0 है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। 3 लाख पे कितना देना है, 10%। तो 3 लाख इंटू 10, इस पर कितना है 10%, तो बटे कितना हो जाएगा 100। और प्लस में देखिए 1,10,000 जो है आपका, 1,10,000 जो बच रहा है 6,10,000 में से 1,10,000 बच रहा है, इसमें 20% है। तो 1,10,000 पर कितना है, 20%। तो 20 बटे कितना हो जाएगा, यह 100। अब देखिए इसमें से देखा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट जाएगा, इसमें से देखा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। तो यहां कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 30,000 रुपए। और प्लस का गुणा किया जाएगा तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। और ये 3 ठो जीरो, तो 22,000 रुपए ये हो जाएगा। तो 30,000 और 22,000, 30 20 50 और 2 52,000 रुपए। 52,000 रुपए इसका क्या हो जाएगा, आयकर हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि शिक्षा उपकर, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है उसमें दिया है शिक्षा उपकर भी दिया है। तो शिक्षा उपकर कितना दिया है, आयकर का 3%। आयकर का 3% क्या है, शिक्षा उपकर है। तो आयकर कितना है, 52,000 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा 52,000 का मतलब गुणा, और 3% का मतलब बटे 100। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, इसमें गुणा कराएंगे तो 3 जीरो में 0, और 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15। तो 1560 रुपए क्या हो जाएगा आपका, शिक्षा उपकर हो जाएगा। अब देखिए शेष देय आयकर या कुल देय आयकर, शेष देय आयकर की हमें गणना करनी है। तो शेष देय आयकर में क्या होता है, आयकर प्लस शिक्षा उपकर। तो आयकर कितना है, आयकर है आपका 52,000 रुपए। तो ये आपका 52,000 हो गया। शिक्षा उपकर कितना है, 1560 रुपए। तो ये हो गया 1560 रुपए। अब देखिए इसको जब जोड़ देंगे तो 0 6 5 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 5, यानी 53,560 रुपए। 53,560 रुपए उसको आयकर देना पड़ेगा। और शिक्षा उपकर कितना है, 1560 रुपए। तो इस प्रकार से हमारा 7वां सवाल, जो कि अभ्यास प्रश्नावली 2 का अंतिम सवाल था, कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको ये हमें जरूर बताइएगा। चैनल पे आप अगर नए हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।